अपनी ही बहन पर गंदी नजरें रखने लगा था। धीरे धीरे उसकी नीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो ये तक भूल गया कि जिस दिन वो वारदात को अंजाम देने वाला है वो सबसे पवित्र दिनों का एक वो संयोग है जिस पर एक बहन अपनी भाई की उम्र को अधिक बढ़ाने की मंशा रखती है, ईश्वर से कामना करती है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह। टाइम कथा की आज के इस रिपोर्ट में आपका बहुत स्वागत है। लेकिन आज की ये पूरी कहानी आपके दिल को झकझोर देगी, जिसमें एक भाई ने अपनी बहन के साथ उस रिश्ते को शर्मसार कर दिया, जिसमें एक बहन रक्षाबंधन जैसे दिन पर अपनी भाई की उम्र के लिए मिन्नतें करती है। ये कहानी है औरैया के वेदुनाग कोतवाली क्षेत्र की, जिसकी शुरुआत होती है एक ऐसे समय से जब एक चचेरा भाई अपनी बहन को लेकर अपनी नीयत को दिन पर दिन खराब करने लगा था। उस बहन की उम्र मात्र 14 से 15 साल के आसपास रही होगी, लेकिन उसे एक ऐसे समय की आवश्यकता थी जब वो उसे अकेले में पा सके। इसके लिए उसने दिन का चुनाव किया रक्षाबंधन का, यानी 9 अगस्त 2025। ये वो दिन था जब उसके बड़े जो पिता हैं, उनकी पत्नी, उनकी 2 और बेटियां, जिनमें एक बेटी की शादी हो चुकी थी, वे लोग कहीं रवाना हो गए थे। उसी दिन का इसने चुनाव किया और समय था करीब रात के 11:30 बजे के बाद का, जब उसे पता था कि उसके बड़े पिता बाहर सोएंगे एक तबेले में, जहां पर उनके पशु बांधे गए रहते हैं। इसके बाद वो छत फांद कर उस घर में प्रवेश करता है जहां पर उसने अपनी उस शिकार को निशाना बनाने के लिए पहले से योजना बना रखी थी। 9 अगस्त की देर रात यानी करीब 10:30 बजे एक लड़की अपने चचेरे भाई को राखी बांधकर उसके घर से अपने घर पर आती है, जो करीब 100 मीटर की दूरी पर है। वो आती है, लेकिन उससे पहले वहां पर उसने अपने भाई को राखी बांधी कलाई पर। उसके अलावा उसके लिए मिन्नतें की कि उसकी उम्र लंबी हो और वो उसकी रक्षा कर सके। वहीं पर खाना पीना खा लिया था। पीड़िता की जो मां और 2 बहनें हैं, वो नोएडा में उसके भाई के पास राखी बांधने के लिए पहुंची हुई थी करीब 10 दिन पहले। यानी वो इस वक्त अपने घर में अकेली थी, उसके पिता बाहर सो रहे थे। घर में आकर वो बरामदे में सोती है। घर का एक हिस्सा खुला हुआ है जिसे कोई भी चोर आसानी से ढक कर सकता है। पिता को उसने बाहर सुला दिया और उसके बाद जो उसका बरामदा बना हुआ है उसमें जाकर अंदर से ताला लॉक करती है और सो जाती है चारपाई पे। करीब जब 12 बजे के आसपास का समय होता है, तब जो दरिंदा, जो भाई है चचेरा, वो निकलता है अपने शिकार पर। सबसे पहले वो शौच के लिए जाता है। इस दिन उसने खूब दारू पी रखी थी, यानी शराब। उसके बाद शौच से वो लौटता है, हाथ वाथ धुलता है अपने बड़े पिता के घर के पास। कुछ ही देर के बाद अपनी बहन के घर के बाहर पड़े हुए एक ड्रम के सहारे वो दीवार को फांदता है और अपनी चचेरी बहन के पास पहुंच जाता है, जो इस वक्त सो रही है। कक्षा 8वीं की छात्रा है। वो जैसे ही उसे टच करता है वो चिल्ला उठती है। इसके बाद इसने उसके मुंह को बांध दिया। ना वो अब चिल्ला सकती थी, ना शोर मचा सकती थी। और उसके बाद दरिंदगी करता है। दरिंदगी करने के बाद पहले उसे चुप कराता है, डांटता है कि वो किसी के सामने अपने मुंह को ना खोले। लेकिन उसने पहले से चुन रखा था कि अगर उसकी चचेरी बहन इस बात से इनकार करती है तो उसने उसकी योजना तैयार कर रखी है, सीधे मौत। दरिंदे ने कुछ दिन पहले से क्राइम पेट्रोल जैसे धारावाहिकों को देखना स्टार्ट किया था। कुछ ऐसी मूवीज को देख रखी थी जिसमें आसानी के साथ वो दरिंदगी करने के बाद एक ऐसी मौत दे जो कभी खुल ना सके, कभी साबित ना हो सके कि उसकी हत्या की गई थी। दरिंदगी करने के बाद वो आराम से अपनी चचेरी बहन के गले को दबाता है और फिर उसे मौत दे देता है। मौत देने के बाद उसके शव को एक जगह पर टांग देता है और फिर फरार हो जाता है। अब अगले दिन सोचिए किस तरीके से वो अपने रूप को बदल रहा है। सुबह जैसे ही उसके पिता अपनी बेटी को जगाने की कोशिश करते हैं, वो जगती नहीं है। फिर किसी को दीवार फांद कर अंदर जाने के लिए कहते हैं। कोई जाता है, उसके बाद दरवाजे को खोलता है अंदर से। अंदर जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं उनकी बेटी अब जिंदा नहीं है।
पुलिस को सूचना दी जाती है और उसके बाद जैसे ही पुलिस पहुंचती है, यह दरिंदा भी पुलिस के साथ साथ रहता है। जहां पुलिस नहीं पहुंचती उससे पहले ही ये क्राइम सीन की जगह पर पहुंच जाता है और उसके बाद पुलिस जब आती है तो उसके साथ सवाल जवाब भी करता है। पुलिस वालों से परिवार वालों की नोकझोंक होती है। ये भी नोकझोंक में सबसे पहले कूद पड़ता है। शव को जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है तो ये सबसे पहले ही कंधे पर लाद कर अकेले ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां लोग मौजूद इसे रोकते हैं। फिर लेकर जाया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान भी लोगों की बहस होती है। बहस करने में सबसे आगे ये होता है, इसने पुरजोर तरीके से ये दिखाने की कोशिश की कि नहीं, इसका कोई रोल नहीं है, ये एकदम चुपचाप है, इसने कुछ नहीं किया है, लोगों के दिमाग में इसके लिए शक भी ना हो। लेकिन कहते हैं हर कातिल कुछ ऐसे सुराग जरूर छोड़ देता है जिसके बाद वो पकड़ा जाए। इसने भी अपनी पैंट उस दौरान वहीं पर छोड़ दी थी, उसमें खून लगा था। उस खून को जब पुलिस वाले देखते हैं कि ये बार बार ऐसे कोशिशें कर रहा है जो आमतौर पर एक साफ सुथरा इंसान नहीं कर सकता, तब इसे ही हिरासत में ले लिया जाता है और उस ब्लड को जब मैच करवाया जाता है तो पीड़िता के ब्लड से मैच हो जाता है और फिर इसे हिरासत में लेकर पूछताछ होती है। जब पुलिस ज्यादा दबाव बनाती है तब इसने अपने गुनाह को कबूल कर लिया। लेकिन जैसे ही इसने गुनाह को कबूल कर लिया, उसके बाद परिवार के लिए, पिता के लिए, माँ के लिए, उस बहन के लिए, सारे रिश्तों के लिए धरती फट चुकी थी। लोगों का भरोसा टूट चुका था कि हाँ, ये वो समय है जिसमें ना तो रिश्ते बचते हैं ना कुछ और। फिलहाल आज के क्राइम कथा में यहीं विदा लेंगे, लेकिन इससे पहले आपको अपडेट दे दें, इसे गिरफ्तार कर लिया गया, इसे कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद इसे इटावा जेल में भेज दिया गया है। क्राइम कथा के आज के एपिसोड को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। क्राइम का ये दौर कभी थम नहीं सकता, इसीलिए हमारा शो सोमवार से शुक्रवार तक ऐसे ही जारी रहेगा। तब तक के लिए मैं दिव्यांशु सिंह आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। अपना अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।